चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है, वीट के हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज जो है वीट का तीसरा पार्ट है। ठीक है, वीट पार्ट 3। तो अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो उसको भी देख लेना। ठीक है, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सीज़न की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सीज़न के बारे में। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो वीट है वो कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। ठीक है, या इसको बोलते हो विंटर क्रॉप है। ठीक है, इसका जो सोइंग टाइम होता है वो होता है 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में। ठीक है, 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में इसका सोइंग टाइम रहता है। लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी का जो सोइंग टाइम होता है, ये बात कर रहे हैं हम इरीगेटेड कंडीशन। जो इरीगेटेड वेराइटी होती है जिसमें हमें इरीगेशन करना होता है। ठीक है, एक तो होती है रेनफेड वेराइटी जिसमें हमें इरीगेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जो रेनफॉल से पानी होता है उसी से जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है इरीगेटेड वेराइटी है। तो लॉन्ग डे वेराइटी की हम बात करें तो लॉन्ग डे वेराइटी में जो सोइंग का टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक। ठीक है, 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में सोइंग टाइम कर लेना चाहिए लॉन्ग डे वेराइटी। लॉन्ग डे वेराइटी जो मेच्योरिटी डे होता है, कितने दिन में ही मेच्योर हो जाती है। इसका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो होता है 135 से 145 दिन। ठीक है, जो लॉन्ग डे वेराइटी होती है वीट की वो 135 से 145 दिन में पूरी मेच्योर हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई लॉन्ग डे। शॉर्ट डे की बात करें, जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी होती है ये जो है 15 दिसंबर तक। ठीक है, 15 दिसंबर तक हम इसको सोन कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक इसको सोन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम होता है मेच्योरिटी का जो ड्यूरेशन होता है या ग्रोथ का ड्यूरेशन बोल दो इसको। ठीक है, तो इसका जो होता है वो होता है 120 से 125 दिन। लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी में 135 से 145 दिन और यहाँ पर जो है 120 से 125 दिन होता है। ठीक है, अब देखो, अगर 15 दिसंबर से बाद अगर कोई वेराइटी सोन की जाती है, 15 दिसंबर के बाद अगर कोई वैरायटी सोन की जा रही है तो उसकी जो ईल्ड होगी उसमें इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो ईल्ड होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 15 दिसंबर के अगर बाद कोई वैरायटी अगर सोन कर रहा है तो जो वीट की जो ईल्ड होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर जो है इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो 15 दिसंबर के पहले जो है अच्छी मानी जाती है वीट की सोइंग। अब बात कर लेते हैं सीड रेट के बारे में। ठीक है, सीड रेट के बारे में। ठीक है, सीड रेट की बात करें तो जो नॉर्मल रिकमेंड की जाती है सीड रेट वो कितनी की जाती है 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इतनी जो है रिकमेंड की जाती है वीट के अंदर। ठीक है, एवरेज हम डेप्थ की बात करें सोइंग की, एवरेज डेप्थ कितनी होना चाहिए जब हम सोइंग करते हैं, सोइंग डेप्थ कितनी होना चाहिए एवरेज, ये होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एवरेज है 4 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 6 सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो एवरेज हम मानेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वेरी करता है वेराइटी के हिसाब से, अलग अलग वेरी करेगा। अब देखो, अगर वेराइटी को लेट किया जा रहा है लेट सोन किया जा रहा है, ठीक है, या सोइल में मॉइस्चर कम है, सोइल का जो मॉइस्चर है वो कम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर लेट सोन किया जा रहा है और वेराइटी का यार मॉइस्चर कम है तो इस केस में हम जो है 20 से 25% जो है सीड रेट को यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, वेराइटी को अगर लेट सोन किया जा रहा है या मॉइस्चर कम है तो 20 से 25% यहाँ पर सीड रेट को हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है,
जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होती है उसमें सीड रेट कितनी होना चाहिए, 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डिबलिंग होती है, डिबलिंग में कितनी लेंगे हम, 25 से 30 किलो। ठीक है, डिबलिंग में बेसिकली डिबलर का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, होल करके यहाँ पे फील्ड में होल करके सीड को डाला जाता है। इससे क्या होता है, सीड वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, डिबलर को यूज़ किया जाता है इसमें। सीड की डिस्टेंस यूनिफॉर्म बनी रहती है, सीड वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और सीड रेट भी यहाँ पर काफ़ी कम लगती है। तो ये तो बात करी हमने सीड रेट की। ठीक है, अब इरीगेटेड कंडीशन में सीड रेट कितनी लेंगे। जो इरीगेटेड वैरायटी होती है या इरीगेशन जो कंडीशन होती है, जिसमें जो इरीगेटेड कंडीशन होती है, ठीक है, उसमें बात करें तो यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग में ली जाएगी 100 से, ब्रॉडकास्टिंग में ली जाएगी 110 से 140, 110 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ड्रिल किया जा रहा है। ठीक है, ड्रिल्ड मेथड में ड्रिल किया जा रहा है, तो इसमें जो है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे। ठीक है, एक मेथड होती है वीट में जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, फ्यूरो इरीगेटेड रेस बेड प्लांटिंग सिस्टम। ये मेथड है। इसमें बात करें फ्यूरो इरीगेटेड रेस बेड प्लांटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें ली जाती है 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो बेसिकली कुल लिया जाता है, जब फ्यूरो इरिगेशन टेक्निक होती है उसमें कितनी ली जाती है, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट ली जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली सीड रेट की। अब बात करें स्पेसिंग की, स्पेसिंग कितनी लेना चाहिए। स्पेसिंग की बात करें, ठीक है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो की डिस्टेंस कितनी होना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे इरिगेशन, इरिगेटेड विथ जो होता है, जिसमें हमें इरिगेशन की आवश्यकता होती है। इरिगेटेड विथ में जो सीड रेट होगी वो होगी 22.5 सेंटीमीटर क्रॉस 8 to 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 to 18 सेंटीमीटर में कुछ भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 से 18 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, ये जो होती है बेसिकली रो से रो की डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस होती है, और ये होती है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ठीक है, जो रो होती है ना, एक ये रो टू रो डिस्टेंस हो गई, और ये जो बीच में यहाँ पर प्लांट लगाए जाएंगे उनके बीच में डिस्टेंस होगी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ठीक है, तो इरिगेटेड कंडीशन में रो टू रो डिस्टेंस होगी 22.5 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगी 8 to 18 सेंटीमीटर। जो हमारी रेनफेड विट होता है, जिसमें हमें इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती, जो रेनफॉल का जो पानी होगा उसी से काम हो जाएगा। तो रेनफेड विट में 25 to 30 सेंटीमीटर क्रॉस 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो रो टू की डिस्टेंस क्या होगी, 25 to 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस 5 to 6 सेंटीमीटर के बीच में। अगर लेट की जा रही है या क्लोजर की जा रही है स्पेसिंग, ठीक है, क्लोजर स्पेसिंग में क्या दिख जाएगी, अगर स्पेसिंग क्लोजर है तो उसमें जो है 15 to 16 सेंटीमीटर ली जाएगी स्पेसिंग। ठीक है, तो ये तो थी आपकी स्पेसिंग, इसको भी नोट कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। वेराइटी और स्पेसिंग तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये तो एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो फील्ड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, फील्ड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है इसमें। जब आपकी खरीफ जो क्रॉप होती है, ठीक है, खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, खरीफ क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, जो खरीफ क्रॉप होती है, जो खरीफ क्रॉप में आपने जो क्रॉप भी उगाई है उसकी अगर हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो हार्वेस्टिंग के बाद हम करते हैं इसकी प्रिपरेशन फील्ड की। ठीक है, रबी क्रॉप हमें सोन करना है तो उससे पहले फील्ड की प्रिपरेशन हमें करना होगी। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, डिस्किंग की जाती है, ठीक है, हैरोइंग की जाती है। ठीक है, ये सारी जो प्रैक्टिस है प्राइमरी टिलेज वगैरह सब किया जाता है।
जो बेसिकली जो सॉइल होती है उसको फाइन तिल्थ तक ले जाया जाता है, फाइन तिल्थ सॉइल उसको बना दिया जाता है। ठीक है, सो फाइन तिल्थ से क्या फ़ायदा होता है, जो सॉइल एरेटेड हो जाती है, वीट रिमूव हो जाते हैं, ठीक, खरपतवार रिमूव हो जाते हैं, सॉइल के जो एग्रीगेट्स होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इरिगेशन बेटर होता है ना। तो ये सारी जो है प्रिपरेशन यहाँ पर की जाती है। देखो एक मेथड होती है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में क्या होता है, बेसिकली ये जो मेथड है फील्ड की प्रिपरेशन ये नहीं की जाती उसमें। जीरो टिलेज, इसमें टिलेज किया जाएगा। ठीक है, मेन फील्ड जो नॉर्मल बिट होता है उसमें जो है टिलेज किया जाता है, नॉर्मल जो मेथड होती है उसमें टिलेज किया जाएगा। लेकिन जो है एक मेथड होती है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में क्या होता है, इसमें टिलेज नहीं होता है, इसमें जो मेन फील्ड की जैसे खरीफ क्रॉप की अगर हार्वेस्टिंग हो जाती है, खरीफ क्रॉप हमने मान ली राइस। ठीक है, राइस जो है खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप के बाद हम सोन करेंगे रबी क्रॉप, रबी क्रॉप में आएगी वीट। ठीक है, तो इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद ही, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद डायरेक्ट हम जो है वीट का जो सीड होता है उसको सोन कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें किसी भी प्रकार की फील्ड लेके प्रिपरेशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया गया है जीरो टिलेज। इसमें किसी प्रकार का टिलेज यहाँ पर नहीं करना है हमें। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड जो है सोइल मॉइस्चर के लिए अडॉप्ट की जाती है। सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए भी अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए भी ये मेथड अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, इसमें जो सीड रेट होगा, सीड की जो रिक्वायरमेंट होगी, सीड रेट ली जाएगी। सीड की जो रिक्वायरमेंट होगी वो जो हमारी नॉर्मल मेथड होती है उससे क्या होगी, उससे 20 से 25% यहाँ पर ज़्यादा लेना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो सीड रेट होती थी, जो नॉर्मल मेथड होती है उससे यहाँ पर 20 से 25% हमें ज़्यादा देना पड़ेगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है 20 से 25%, 20 से 25% यहाँ पर ज़्यादा लेना पड़ेगी सीड रेट। ठीक है, इसमें हम डेप्थ की बात करें, इसमें जो है डेप्थ क्या ली जाएगी, इसमें डेप्थ होगी 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हम जो है प्राइमरी टिलेज, ठीक है, को अवॉइड करते हैं। यहाँ पर जो टिलेज है इसमें बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसमें डायरेक्ट हम सोइंग कर देंगे खरीफ क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको जीरो टिलेज समझ में आया होगा। ये मेथड कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है, GPPUANT पंतनगर। ठीक है, पंतनगर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ये डेवलप किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाटर अपटेक की। देखो बात करें वाटर अपटेक की, जो पानी लिया जाता है सॉइल से, ठीक है, प्लांट में, आपने सुना होगा जो जाइलम होता है उसके द्वारा जो वाटर है क्रॉप को मिलता है। ठीक है, तो इसमें डीप सॉइल में हम बात करें, ठीक है, जो रूट की डेप्थ होगी, जो रूट होगी, जड़ होगी, रूट, ठीक है, तो एक्टिव रूटिंग डेप्थ, जो रूट की जो डेप्थ होगी फॉर स्प्रिंग बीट, जो स्प्रिंग बीट मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो एक्टिव रूटिंग डेप्थ फॉर स्प्रिंग बीट के लिए जो एक्टिव डेप्थ होगी वो होगी 0.9 मीटर। ठीक है, 0.9 मीटर यहाँ पर डेप्थ होती है। और मैक्सिमम हम बात करें तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ होगी इसकी 1.2 से 1.5 मीटर। ठीक है, ये बेसिकली रूट होती है, जो रूट होती है उसकी डेप्थ होती है। ठीक है, नीचे जो ये सॉइल है, सॉइल के नीचे जो रूट होती है उसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 0.9 मीटर, और ये मैक्सिमम होती है 1.2 से 1.5 मीटर। ठीक है, बेसिकली जो ये रूट सिस्टम होता है स्प्रिंग बीट के अंदर, ये जो स्प्रिंग बीट रूट सिस्टम होता है, इसकी फुल डेप्थ को अचीव करने में, फुल डेप्थ के रीच करने में 50 से 75 दिन लगते हैं। ठीक है, 50 to 75 डेज लगते हैं इसकी फुल डेप्थ को रीच करने में, जो इसकी फुल डेप्थ होगी जहाँ तक ये जा सकती है। ठीक है, इसकी जो फुल डेप्थ होगी वहाँ तक पहुँचने में इसको 50 से 75 दिन लगते हैं। एक बार जब रूट इमर्ज हो जाती है उसके बाद 50 से 75 दिन में ये फुल डेप्थ एक्वायर कर लेती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। डेप्थ कितनी होती है ये पूछ ली जाती है, 0.9 मीटर होती है, मैक्सिमम 1.2 से 1.5 मीटर होती है। ठीक है, और फुल डेप्थ कितने दिन में कर लेगी, 50 से 75 दिन में एक्वायर कर लेगी।
तो इस क्लास में बेसिकली हमने सीज़न की बात करी है, ठीक है, स्पेसिंग की बात करी है और सीड रेट की भी बात करी है, मेन फील्ड प्रिपरेशन की बात करी है, वाटर अपटेक की बात करी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वैरायटी को डिस्कस करेंगे और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको जो है वीट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। इस वीडियो में इतना रखता है, थैंक यू सो मच, हमारा एज है, बाय बाय, टेक केयर।